ऑयल स्किन से धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा और आपके जॉइंट तक जाएगा। जिस दिन वो जॉइंट पे पहुंच जाएगा उसी दिन आपको मूवमेंट में ईजी हो जाएगा। जो स्वेलिंग है वो उतरनी शुरू हो जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति मोटा है, अब उसको यदि हम घी खिलाएंगे तो क्या होगा, एक साइकोलॉजी की वेट बढ़ता है। और मैं पिछले कार्यक्रम में भी कह चुका हूँ कि भाई घी खाने से वेट नहीं बढ़ता। घी को खाने का तरीका हमको चाहिए तो घी खाना ही पड़ेगा। डॉक्टर, नी पेन को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ कि हमने जो लक्षण उसके बताए, पहले सिम्टम्स बताए, पेशेंट जब ओपीडी में एंटर करता है तुरंत देखने से ही पता लगता है कि इसको नी पेन है। उसके अलावा हम पल्स डायग्नोसिस करते हैं, नब्ज देखते हैं, फिर पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं कि उसका पिछला लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहा, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, घर का माहौल कैसा है, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन, उसका खान पान कैसा है, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले हिस्ट्री में लेते हैं। उसके बाद मॉडर्न साइंस की भी हेल्प लेते हैं। जी, क्यों लेनी चाहिए कि वो शायद मुझे तो उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती, पर पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरे लेते हैं। वैसे तो सिंपल एक्सरे से भी हमको, डिजिटल एक्सरे से मालूम पड़ जाता है कि इसको नी पेन्स हैं, कितना डैमेज हुआ है वो मालूम पड़ जाता है। फिर कहीं कोई नर्वस इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कोई उसको चलने में दिक्कत है, कोई नमनेस पैरों में आ रही है, तो उसके लिए फिर हम MRI भी उसको सजेस्ट करते हैं कि आप MRI भी करा लें। फिर हम साथ साथ सिर्फ नी पेन्स की बात नहीं करते, कभी कभी नी पेन RA फैक्टर पॉजिटिव हो तब भी होता है, फिर गाउट हो तब भी होता है, CRP टेस्ट पॉजिटिव हो तब भी होता है, HLA-B27 पॉजिटिव हो तब भी होता है। तो ये सब तरह के टेस्ट हम लोग उस समय साथ साथ ले लेते हैं कि डायग्नोसिस में क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक वर्ड बोलते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी डिजीज़ है। सब में से क्लियर करने के बाद फिर डायग्नोसिस के बाद हम चिकित्सा शुरू करते हैं। क्या किसी तरह के ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें? जैसे मैंने अभी कहा कि RA फैक्टर, यूरिक एसिड, HLA-B27, CRP, इस तरह के जो ब्लड टेस्ट हैं वो कराते हैं। प्लस जैसे माल न्यूट्रिशन है तो उनकी ब्लड केमिस्ट्री पूरी करा लेते हैं। जैसे HB कितना है, तो HB कम है, कैल्शियम लेवल क्या है बॉडी का, ब्लड में कितना कैल्शियम लेवल है वो चेक करा लेते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं, ब्लड यूरिया टेस्ट कराते हैं। तो वो सब टेस्ट करा ही लेते हैं कि आज के युग में कोई भी फैक्टर हम छोड़ते नहीं हैं। और जो रोगी घर बैठे हैं वो चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स करा के उसको हमको मेल कर सकते हैं, तब भी हम उनको ट्रीटमेंट वहाँ से दे सकते हैं। एक्सरे तो उसको स्कैन करके भेज सकते हैं। तो इस तरह से ट्रीटमेंट हम लोग अवेलेबल कराते हैं सबको। डॉक्टर, आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन के कौन कौन से ट्रीटमेंट मौजूद हैं? देखिए, आयुर्वेद में हम पहला शब्द बोलते हैं निदान परिमार्जन, मतलब कारण का निवारण। किन कारणों से वो रोग हो रहा है, पेशेंट को काउंसलिंग देके उन कारणों को दूर करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। फिर दूसरा फैक्टर है पथ्य। पथ्य मीन्स क्या, कि जो उस पेशेंट को खाना चाहिए, और अपथ्य मीन्स क्या नहीं खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। खाने में जैसे पहले ही कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोटा है, अब उसको यदि हम घी खिलाएंगे तो क्या होगा, एक साइकोलॉजी की वेट बढ़ता है। और मैं पिछले कार्यक्रम में भी कह चुका हूँ कि भाई घी खाने से वेट नहीं बढ़ता। घी को खाने का तरीका हमको चाहिए तो घी खाना ही पड़ेगा। घी की हम क्या करेंगे, सिंपल घी नहीं खिलाएंगे, मेडिकेटेड घी खिलाते हैं उस समय, ताकि बॉडी को चिकनाहट मिले। दूसरा अग्निमांदे मीन्स जब भूख नहीं लग रही और हम खाए जा रहे हैं तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, वेट भी वहाँ से बढ़ता है जी। तो उस अग्नि को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम हिंगवाशक चूर्ण देते हैं जो गैस को भी ठीक करता है, मतलब वायु को कंट्रोल करता है। और उसी हिंगवाशक चूर्ण को हम देसी घी से खिलाते हैं भोजन से पहले, तो गैस बनती नहीं है, वेट बढ़ता नहीं है। और उतना खाने से ही जो नी पेन है, ये पूरे बॉडी में कहीं भी पेन है वो कम होना शुरू होता है। ये बात तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कि आपकी जो डाइट है, आपकी प्रकृति के हिसाब से डॉक्टर उस समय आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ये खाना और ये नहीं खाना। पूरा डाइट चार्ट हम लोग अपनी OPD में हर पेशेंट को देते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक पेशेंट जिसका वेट था लगभग 132 किलो, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना ही चाहिए ना। सिर्फ नी में क्यों होगा, पूरे बॉडी में ही था। हमने क्या किया उनके साथ, हमने क्या किया, पंचक्रम चिकित्सा की उनकी हमने। पंचक्रम में सबसे पहला काम हमने किया विरेचन का। अब विरेचन जब करते हैं तो पहले घृतपान कराते हैं, फिर अभ्यंग स्वेदन कराते हैं, फिर प्रगेशन देते हैं। उसके बाद जाके हमने उनका एक लोकलाइज ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो कारण है, कारण वही है कि जैसे मोटापा कारण है, या दूसरा कारण क्या है, कार्शय मीन्स लीननेस, या क्षय रोग बोलते हैं, जिसमें आप लीन एंड थिन, बहुत वीक है, माल न्यूट्रिशन है। तो उस माल न्यूट्रिशन में हमको क्या करना है कि उसको रसायन चिकित्सा देनी है।
रसायन मतलब क्या, जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट दे, जो बॉडी में ताकत दे, जो बल दे, जो ओज दे, यदि वो करेंगे तब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होता है। वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, क्या नहीं खाना। मैं फिर बोलता हूँ कि चावल, राजमा, उड़द, गोभी, अरबी, ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखे आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा एसी का उपयोग, बहुत ज़्यादा बैठे रहना या लगातार खड़े होना या बहुत देर तक चलते ही रहना, कैपेसिटी ज़्यादा चलना, एक्सरसाइज अपने कैपेसिटी ज़्यादा करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं पंचकर्म की बात करता हूँ। पंचकर्म में जो स्पेशली नी पेन्स की मैं बात करूँ तो उसमें जानुवस्ती एक ट्रीटमेंट है। उसमें हम जानुवस्ती में क्या करते हैं कि आपके घुटने पर में एक इंस्ट्रूमेंट पेश करते हैं, उसका नाम ही है जानुवस्ती। उसमें ऑयल भर देते हैं। वो ऑयल होता है पेशेंट की डिजीज़ और प्रकृति के हिसाब से। कोई पित्त प्रकृति का है तो उसका ऑयल अलग होगा, कफ प्रकृति का तो उसका ऑयल अलग होगा। तो इस तरह से वो ऑयल भरते हैं और 40 मिनट्स लगातार उस ऑयल को उसमें रहने देते हैं। और जब ऑयल ठंडा होने लगता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 3 या 4 डिग्री एक्स्ट्रा रखते हैं। सपोज 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर है तो 40-42 टेम्परेचर रखते हैं ताकि ऑयल पेनिट्रेट कर जाए। कहाँ? नी में। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना तो लुब्रिकेशन चाह रहे हैं ना। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैंने लिया और ऑयल का इंजेक्शन लिया और लगा दिया, नो। वो ऑयल स्किन से धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा और आपके जॉइंट तक जाएगा। जिस दिन वो जॉइंट पे पहुंच जाएगा उसी दिन आपको मूवमेंट में इजी हो जाएगा। जो स्वेलिंग है वो उतरनी शुरू हो जाएगी। जब ऑयल का टैंक 40 मिनट रहा, उसको उतार लिया हमने। उतारने के बाद हमने उसको मसाज दी, सिंपल मसाज दी, उसके बाद स्टीम के साथ मसाज दी। उसको हम बोलते हैं एकांग स्वेद। एकांग स्वेद मतलब पर्टिकुलरली उसी एरिया को हम स्टीमिंग कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कराते हैं, उसका फिजियोथेरेपी कहें या एक्सरसाइज कहें, ट्रीटमेंट के दौरान ही वो कराते हैं। लगभग 1.5 घंटे का ये प्रोसेस रहता है। तो वो करने के बाद नीज में फर्स्ट डे से ही रिलीफ आना शुरू होता है। अभी की बात है, एक लेडी पानीपत से चल रही है मेरे पास जी, एंड शी इज़ हैविंग वेट अराउंड 92 kg। और अभी मेरे यहाँ एडमिट है वो, और लगभग 8 दिन में उन्होंने लगभग 4 किलो वेट लूज़ किया। और नीज में इतना फर्क है कि वो खुद अपने आप लगभग 2-2.5 किलोमीटर की वॉक वो कर रही हैं आजकल। क्योंकि एक्सरसाइज जरूरी है। कितनी? जितनी वेट घटाना और बॉडी के लिए चाहिए। यदि हम बिल्कुल नहीं चलेंगे तो क्या होगा? लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। तो उसका जो वेट लूज़ हो रहा है वो क्या कर रहा है? कारण क्या था? मोटापा। दूसरा कारण क्या था? पेट में कॉन्स्टिपेशन। तीसरा कारण क्या था कि माल न्यूट्रिशन भी हम उनको कहते हैं कि अंदर से डाइट पूरी मिल नहीं रही थी एंड शी इज़ वेरी पुअर लेडी। और उसको जो ट्रीटमेंट दिया और वो एक ब्लेसिंग्स जो वहाँ से आनी शुरू हुई हैं, वो अपने आप में एक चेहरे पे जो खुशी हमारे रहती है या मन में जो खुशी रहती है, वो उत्साह रहता है, वो सबके चेहरे पे रहे। ये वो आशीर्वाद जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो अच्छा रहता है। इसमें अगला ट्रीटमेंट क्या है कि हमने जानुवस्ती को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जी, मॉडिफाई कैसे किया कि जानुवस्ती में पेशेंट को लगातार एक ही पोस्चर में लेग्स रखनी पड़ती हैं लगभग 1 घंटा। तो जिन लोगों की डिफॉर्मिटी होती है लेग्स में, वो लगातार 1 घंटा उसको रख ही नहीं पाते हैं, उनको पैर सुनने शुरू होते हैं। तो उसका अल्टरनेट हमने क्या निकाला? हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, मशीन सिस्टम है। तो उस मशीन सिस्टम में क्या करते हैं कि उस जो वार्म ऑयल आ रहा है पेशेंट को बैठा देते हैं और ऑयल लगातार शॉवर करते हैं उसके ऊपर। और साथ साथ हमारा जो स्टाफ है वो उसको टेक्निकली जो साउंड मसाज है वो करते हैं हम लोग। करते करते काम वही है, लगातार जब 40 मिनट्स ऑयल गिरेगा नी के ऊपर तो स्वाभाविक है वो ऑयल अंदर जाएगा ही जाएगा। और रिलैक्सेशन खूब अच्छे से होती है। पेशेंट को छूट इतनी है कि वो टांग मोड़ना चाहे तो मोड़ सकता है, सीधी करना है तो सीधी कर सकता है, करवट लेनी है तो करवट ले सकता है, किसी भी एंगल पे वो रहे तो वो कर सकता है। सिर्फ नीज की बात नहीं करते, नी से नीचे जो उसके सिम्टम रहते हैं, लेग्स में टायर्डनेस रहती है, फर्स्ट डे से वो दूर होने शुरू होते हैं। और इतना मार्वलस ट्रीटमेंट है जानुवस्ती या जानुधारा ट्रीटमेंट का कि वो पूरे बॉडी को भी असर करता है। हम क्या करते हैं, इससे नीचे नीचे लगभग घुटने से 4 इंच ऊपर से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब पेशेंट 21 दिन का कोर्स पूरा करता है, यदि कभी उसको कहीं कोनी में, रिस्ट में, शोल्डर में, नेक में भी पेन होता है तो हमने वो ट्रीटमेंट नहीं किया। तो पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे तो कमर में भी फ़र्क है। वो फ़र्क कैसे हुआ कि वो जो ऑयल आपके बॉडी में गया वो कहाँ गया ऑयल? वो ऑयल तो जॉइंट्स में गया ना, उसके ब्लड में भी तो गया। वो जो ब्लड में ऑयल गया वो क्या फ्लो नहीं करेगा? जहाँ जहाँ वो ऑयल जाएगा। और ये ट्रीटमेंट करते करते जिनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए होते हैं, थके हुए से चेहरे होते हैं कि दर्द के कारण से, उनके चेहरे पे ग्लो आना शुरू होता है। इस पंचकर्म की जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी कितना भी मेकअप कर ले वो रौनक नहीं आती चेहरे पे, वो नूर नहीं आता। यदि पंचकर्म चिकित्सा का कोई भी अंग हमने कर लिया तो चेहरे पे चमक आनी ही है। क्यों आनी है?
जब शरीर के दोष बाहर निकलते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं कि कपड़ा धोएंगे तो चमकता है, कपड़ा चमकता है तो पहनने को दिल करता है, और मैला कपड़ा हो तो पहनने को दिल नहीं करता। ऐसे शरीर के जब दोष निकलते हैं बाहर, साथ साथ औषध चिकित्सा चलती है। कुछ जैसे रोग के हिसाब से, मान लो कोई मोटा आदमी है तो उसको वेट घटाने के हम कषायम देते हैं, काढ़े देते हैं। कोई पतला है तो उसको रिजुविनेटिंग कषायम देते हैं। फिर एक बात, बड़ी सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग घर पे भी वो कर सकते हैं कि लहसुन क्षीर, सीधा शब्द है, लहसुन को दूध में पकाना और रात को सोते उसको पीना। जब तक हमारे पास ट्रीटमेंट लेने नहीं आ पा रहे हैं पेशेंट, तब तक इतना काम भी कर सकते हैं। घर पे तिल के तेल में लहसुन और अजवाइन को जला लें, वो जलाएंगे, उसकी मसाज करनी शुरू कर दें और लहसुन क्षीर पीना शुरू कर दें, तो इतने से भी बहुत कुछ हो जाएगा। यदि ये पीने से मतलब पेट में किसी को बर्निंग होती है तो वो ना पिएं, पर इतना करने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। इसके बाद अभी बात हमने की सिर्फ नीज की, और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकती है, किसी भी जॉइंट पे हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि पूरे बॉडी का मसाज और स्टीम, उससे क्या होता है कि पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सब एकदम खुलना शुरू होते हैं। और सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, स्टिफनेस। किसी भी जॉइंट में पेन होगा तो क्या होगा, स्टिफनेस होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, इन सब में रिलीफ मिलना शुरू होता है। पेशेंट का फेथ दूसरे तीसरे दिन से बढ़ना शुरू होता है। पर कभी कभी क्या होता है, जिनको वायु ज़्यादा होती है उस समय 1-2 दिन के लिए पेन कभी कभी हल्का सा, 100 में से किसी एक पेशेंट को दर्द बढ़ता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन से तो रिलीफ आना शुरू होता ही होता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या है। इफ़ यू आर कमिंग टू अस ऑन फर्स्ट स्टेज तो जस्ट 7 to 14 डेज़ का पंचकर्मा और लगभग 1 महीने की दवाई इज सफिशिएंट। और यदि आप सेकंड और थर्ड स्टेज पे आ रहे हैं देन 3 months मेडिसिन एंड 21 days ऑफ पंचकर्मा। इफ यू आर कमिंग ऑन लास्ट स्टेज देन वी कैन रिलीव योर पेन। आपका दर्द तो हम कम कर सकते हैं, पर आई कांट गारंटी कि मैं आपका जो घुटना घिस चुका है उसको मैं वापस ले आऊँगा। ये स्टेजेस क्यों आने दें हम क्यों वहाँ तक पहुँचे कि जब उसका ट्रीटमेंट नहीं है। फिर नी रिप्लेसमेंट एक ट्रीटमेंट होता है। अब नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी कितनों को वो नी रिप्लेसमेंट सूट करता है, दैट डिपेंड्स। तो ये ट्रीटमेंट करने का सीधा सीधा नियम एक ही है कि हम कोशिश करें फर्स्ट स्टेज पे ही इसको हम ले लें। इसमें मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। यदि ट्रीटमेंट ना लिया जाए प्रॉपर तरीके से तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उस कॉम्प्लिकेशंस की मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो लोग शुरू में मोटे नहीं थे पर आर्थराइटिस हो गई, चलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू होता है। वेट गेन से भी नी पेन्स होते हैं, पर नी पेन से भी मोटापा बढ़ता है। दूसरा क्या कि बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि चाल टेढ़ी हो जाती है। उसके अलावा आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना सेडेंटरी हो जाए कि आपके बहुत सारे काम जीवन के जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के काम होते हैं वो सब रुक जाते हैं और आपका जीवन जो है ना प्रोग्रेस की बजाय डिक्रीज की तरफ जाना शुरू होता है। तो अच्छा यही है कि इसकी जितनी जल्दी, जब मैंने बताया कि पहला सिम्टम घुटने भारीपन आ रहा है, सिर्फ घुटने में नहीं कहीं भी भारीपन आ रहा है, तुरंत आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन पर काफ़ी जानकारी दी और बताया कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आयुर्वेद गुरु में आज हमने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन पर, और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे ठीक तो किया जा सकता है लेकिन अर्ली डिटेक्शन इसके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।